नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी ट्राई 4, बीपीएससी एईडी री एग्ज़ाम 2026, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी की समझ होना कितना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं रीडरिया एनसीईआरटी ऑल आउट बुक कक्षा 7 पॉलिटी क्लास। तो आज का पहला सवाल है, रोजा पार्कर्स का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के किस आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर ए है श्रमिक आंदोलन, ऑप्शन बी है नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन सी है नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन डी है हरित आंदोलन। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार आंदोलन। रोजा पार्कर्स का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के किस आंदोलन से है? तो उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन। रोजा पार्कर्स अपने काम से घर को लौट रही थी और वो बस में आगे की सीट में बैठ गई थी। जब गोरों ने उसे उस सीट को खाली करने को कहा तो रोजा पार्कर्स ने उस सीट को खाली करने से इनकार कर दिया। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशाल आंदोलन हुआ जिसे नागरिक आंदोलन कहा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिक अधिकार आंदोलन से पहले यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकी को किस तरह से समानता से वंचित रखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें केवल वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी है वैसे बसों में यात्रा नहीं कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या गोरों लोगों के लिए अपनी सीटें छोड़नी पड़ती थी। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें दफ्तरों में काम करने की अनुमति नहीं थी। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या गोरे लोगों के लिए अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। सवाल था नागरिक अधिकार आंदोलन से पहले यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकी को किस तरह से समानता से वंचित रखा जाता था? तो उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या गोरे लोगों के लिए अपनी सीटें छोड़नी पड़ती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में माध्य भोजन योजना की व्यवस्था किया जाना किसके निर्देशों को कार्यान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम था? ऑप्शन नंबर ए है संसद, ऑप्शन नंबर बी है संबंधित राज्य की सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील की योजना की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को क्रियान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम था। इस योजना को 2001 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। कब? 2001 ईस्वी में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 है संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। कथन नंबर 2 है संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। बिल्कुल गलत है, संसद में हम निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन केवल एक सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उसके आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है जब से स्कूलों में मिड डे मील मिलने लगा बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया। बिल्कुल सही है, जब से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा बच्चों की उपस्थिति में काफ़ी सुधार आया।
कारण आर देख लीजिए। उस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली, बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम के तहत जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में काफ़ी सहायता मिली। मिड डे मील में सभी जाति के बच्चे एक साथ खाना खाते थे तथा कुछ स्थानों में तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया था। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर जो है कथन ए का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 14 में है क्या? आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में अफसर की समानता। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांग जनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है, बिल्कुल सही है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग जनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। कथन नंबर 2 है सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे वहां दिव्यांग जनों की पहुंच सरल हो सके, बिल्कुल सही है। जितने भी सार्वजनिक स्थल का निर्माण सरकार द्वारा की जाती है उसमें दिव्यांग जनों को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन असत्य है? तो न तो एक असत्य है न तो दो। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन सी है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो इस सवाल का उत्तर होगा संयुक्त राज्य विकास बैंक के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एसडीजी का निर्धारण किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है इसका उद्देश्य अवसर की समानता को स्थापित करना है। इसका उद्देश्य अवसर की समानता को करना है, बिल्कुल सही है। तो हम 2 देखते हैं। ये योजना सर्वप्रथम बिहार राज्य में प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल गलत है। यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल कथन एक सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दवाओं के उत्पादन में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तृत रूप है। ओपीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है? ऑप्शन ए में है बराह रोगी विभाग। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। बराह रोगी विभाग ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में बराह रोगी विभाग। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बराह रोगी विभाग। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में ओपीडी का फुल फॉर्म होता है बराह रोगी विभाग, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जल और स्वच्छता सतत विकास के किस क्रम का लक्ष्य है। जल और स्वच्छता याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल और स्वच्छता सतत विकास के किस क्रम का लक्ष्य है। ऑप्शन है SDG 5, बी है SDG 6, सी है SDG 8 और डी है SDG 9। उत्तर हो जाएगा SDG 8। डायरेक्ट याद कीजिए, जल और स्वच्छता सतत विकास के SDG 8 क्रम का लक्ष्य है। SDG 8 जल और स्वच्छता से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है। सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है SDG 3 का उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप से हो। उपरोक्त निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार। ऑप्शन बी है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद। ऑप्शन सी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ऑप्शन डी है ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस मध्य अफ्रीकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोस्टारिका। कोस्टारिका देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले खर्च को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करने का निर्णय लिया है। कोस्टारिका। कोस्टारिका का राजधानी क्या है। कोस्टारिका की राजधानी है सैन जोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है चिकित्सा पर्यटक का क्या तात्पर्य होता है। चिकित्सा पर्यटक का क्या तात्पर्य होता है। इस सवाल का उत्तर होगा किसी एक देश से दूसरे देश में चिकित्सा करवाने की दृष्टि से भ्रमण। किसी एक देश से दूसरे देश में चिकित्सा करवाने की दृष्टि से भ्रमण को चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 पूरे देश में कानून कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है नगर निगम। ऑप्शन बी है विधानसभा। ऑप्शन सी है संसद। ऑप्शन डी है ग्राम सभा। तो यहाँ पूरे देश में पूछ रहा है, तो पूरे देश में कानून बनाया जाता है संसद में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। ऑप्शन ए है मंत्री सरकारी। ऑप्शन बी है सरकारी विभाग। ऑप्शन सी है न्यायाधीश। ऑप्शन डी है जनता। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डी जनता। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटी गई है। देखिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सीटों की संख्या 68 है। ऑप्शन नंबर बी 68। या उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड के विधानसभा
कितना है 70। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, साधारण बहुमत का आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी एक निर्णय या विचार से सहमत हो। बिल्कुल सही है। साधारण बहुमत का आशय है कि जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से संबंध हो। जिस कथन नंबर 2 है, विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही है। विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी डैश केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपना काम काज चलाए। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन ए है निर्वाचन, ऑप्शन बी है नियुक्ति, ऑप्शन सी है चयन, ऑप्शन डी है मनोनयन। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा नियुक्ति। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा नियुक्ति। देखिए, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियम एवं अधिनियमों के अनुसार अपना काम काज चलाए। तो राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार क्या करता है? नियुक्त करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी में है सभाएं आयोजित करते हैं। लोकतंत्र में जो लोग हैं अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेस वार्ता शब्द का सबसे प्रमुख परिभाषा क्या है। प्रेस वार्ता शब्द का सबसे प्रमुख परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने के लिए आमंत्रित किया हो। ऑप्शन बी है मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया हो। ऑप्शन नंबर सी है मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया हो। इस सवाल का उत्तर या बी मार दीजिए या सी मार दीजिए। प्रेस वार्ता शब्द का सबसे उपयुक्त परिभाषा है मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। बिल्कुल सही है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र। ठीक है। कथन नंबर 2 है, हर राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, हर निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो संसद सदस्य बनता है। बिल्कुल गलत है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य को एमपी नहीं एमएलए कहते हैं। एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, तो कथन नंबर 3 गलत है।
तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है बहुमत सत्ताधारी दल और विपक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जिस राजनीतिक दल के विधायकों ने किसी राज्य में आधे से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की हो उसे बहुमत में माना जाता है। बिल्कुल सही है। जिस राजनीतिक दल को आधे से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होती है उसे बहुमत माना जाता है। कथन नंबर 2 है जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत होता है उसे सत्ताधारी दल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत होता है उसे सत्ताधारी दल कहा जाता है। कथन नंबर 3 है सत्ताधारी दल के अलावा बाकी सभी सदस्य को विपक्ष कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सत्ताधारी दल के सिर्फ अलावा बाकी सभी सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है। तीनों कथन सही है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। ऑप्शन ए है न्यू गिनी द्वीप, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है समोआ द्वीप, ऑप्शन डी है होन्शु द्वीप। यहाँ बात कर रहा है कि प्रशांत महासागर के दक्षिण में एक ही है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी समोआ द्वीप। पपुआ न्यू गिनी द्वीप ये प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है। पूर्व में लक्षद्वीप हिंद महासागर में स्थित है। और होन्शु द्वीप प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है एक कानून के तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक हो जाए तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 50। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। एक कानून के तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 1905 में सुल्ताना का सपना कहानी किसने लिखी थी? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन। सवाल है सुल्ताना का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है झारखंड राज्य की वह आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी? झारखंड राज्य की वो आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी? इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा झारखंड की पहली आदिवासी महिला बनी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपरोक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत की गई है? ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है कस्तूरबा बाई, ऑप्शन सी है रमाबाई, ऑप्शन डी है सावित्रीबाई। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रमाबाई, पंडिता रमाबाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। बिल्कुल सही है। अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है जिसे बांग्ला भाषा में लिखा गया। याद रखिएगा भाषा कौन था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है। यह
पंडिता रमाबाई की आत्मकथा थी। यह पंडिता रमाबाई की आत्मकथा थी, बिल्कुल गलत है। ये पंडिता रमाबाई की आत्मकथा नहीं बल्कि रास सुंदरी देवी की आत्मकथा थी। रास सुंदरी देवी ने लिखी थी। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन केवल एक सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, महिला आंदोलन के अभियानों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसका उत्तर हो जाएगा 1997 में। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान किया था। ठीक है, कब? 1997 में उन्हें सुरक्षा प्रदान किया था, 1997 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य क्या था? सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर बी है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ऑप्शन नंबर सी है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी है जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनसंचार माध्यम मुख्य रूप से किसके माध्यम से धन कमाते हैं? जन संचार माध्यम मुख्य रूप से किसके माध्यम से धन कमाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है खेती। ऑप्शन बी है विज्ञापन। ऑप्शन सी है निर्यात व्यापार। ऑप्शन डी है बैंकिंग। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा विज्ञापन। जन संचार माध्यम मुख्य रूप से विज्ञापन के माध्यम से धन कमाते हैं। जन संचार माध्यम मुख्य रूप से विज्ञापन के माध्यम से धन कमाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक संचार माध्यमों का एक मुख्य रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? आधुनिक संचार माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा टेलीवाइजर। टेलीवाइजर टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। टेलीवाइजर प्रारंभिक रूप था टेलीविजन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, संचार माध्यमों के द्वारा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके लोगों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने तथा लोगों का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, सवाल है कि संचार के माध्यम से कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके लोगों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने तथा लोगों का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहा जाता है मसौदा एजेंडा तय करना। ऑप्शन नंबर ए मसौदा एजेंडा तय करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। संचार माध्यमों में आने वाले यह विज्ञापन किस कोटि का है? ऑप्शन नंबर ए है व्यावसायिक विज्ञापन। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक विज्ञापन। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विज्ञापन। ऑप्शन नंबर डी है नैतिक विज्ञापन। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विज्ञापन। देखिए, सतर्कता ही संरक्षा का आधार है, ये क्या है? सामाजिक विज्ञापन है। सामाजिक विज्ञापन जो सरकार या निजी संस्थाएं बनाती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, उसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण आर देख लीजिए, सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचने से पहले प्रतिबंधित करती है उसे सेंसरशिप कहते हैं।
बिल्कुल सही है। सरकार किसी समाचार पत्र को हटाने या प्रतिबंध करने के लिए सेंसरशिप का प्रयोग करती है, बिल्कुल सही है। क्या कथन ए को कथन आर स्पष्टीकरण करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। कथन ए में बोल रहा है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक अलग विषय है, और कारण आर एक अलग विषय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1975 से 1977। भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर 1975 से 1977 को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, लहरिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक विशेष प्रकार का वाहन। ऑप्शन नंबर बी है एक नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर सी है एक समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी है एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा एक समाचार पत्र। लहरिया एक समाचार पत्र था जिसे यूपी के चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, जनसंचार माध्यमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, मास मीडिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें जैसे कि कम कैमरे, साउंड रिकॉर्डर और ट्रांसमिशन सैटेलाइट महंगी होती है। बिल्कुल सही है, बहुत महंगी होती है। कथन नंबर दो। कथन नंबर दो है, एक न्यूज स्टूडियो में सिर्फ न्यूज रीडर को ही भुगतान करने की जरूरत होती है। बिल्कुल गलत है। एक न्यूज रूम में न्यूज रीडर के अलावा जो लाइट को और कैमरे को संभालते हैं उसे भी भुगतान किया जाता है। तो कथन नंबर दो क्या है? कथन नंबर दो गलत है। कथन नंबर तीन। कथन नंबर तीन कह रहा है कि मास मीडिया नई से नई तकनीक हासिल करने पर पैसा खर्च करती है। बिल्कुल सही है। कथन नंबर तीन बिल्कुल सही है कि मास मीडिया नई से नई तकनीक हासिल करने पर पैसा खर्च करती है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर हो जाएगा एक और तीन। एक और तीन सही है, बल्कि कथन नंबर दो गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। नंबर 42 कह रहा है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं अपने घरों से बाहर निकले बिना ही। ऑप्शन ए है टेलीविजन, बी है समाचार पत्र के द्वारा, सी है इंटरनेट के द्वारा, डी है रेडियो के द्वारा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा इंटरनेट के द्वारा। शहरी क्षेत्रों के लोग बाजार में प्रवेश कर सकते हैं अपने घरों से बाहर निकले बिना इंटरनेट के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर एक है, साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। बिल्कुल सही है। साप्ताहिक बाजार में सप्ताह में किसी एक दिन को ही बाजार लगती है, जिस कारण वहां कोई पक्की दुकानें नहीं लगती है। कथन नंबर दो है, व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में उसे समेट लेते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों में मिल जाती है। बिल्कुल सही है कि साप्ताहिक बाजार में लोग दिन में दुकान लगाती है, शाम में समेट के अगले दिन कहीं और दुकान लगाती है। साप्ताहिक बाजार में बहुत से चीज सस्ते दाम में भी मिल जाती है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? तो उसका उत्तर हो जाएगा जिम्मेदारी से। भोग और उत्पादन सतत विकास लक्ष्य 12 से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 12 से संबंधित है। जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन सतत विकास लक्ष्य 12 से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, रिक्त स्थान की उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति कीजिए। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए डैश एक साधन है। ऑप्शन ए है दादन व्यवस्था। ऑप्शन बी है सहकारी व्यवस्था।
ऑप्शन सी है विपणन व्यवस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सहकारी व्यवस्था। सहकारी व्यवस्था व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक साधन है, सहकारी व्यवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा क्रम का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है SDG 6, ऑप्शन बी है SDG 8, ऑप्शन सी है SDG 10, ऑप्शन डी है SDG 12। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा SDG 8। SDG 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम के SDG 8 क्रम का लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है यहाँ थोक व्यापारी विनिर्मित माल खुदरा व्यापारी को देता है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ व्यापारी विनिर्मित माल बुनकर को देता है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और उससे तैयार माल प्राप्त करता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और वहां से तैयार माल प्राप्त करता है। जहाँ व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और उससे तैयार माल प्राप्त करता है उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। दादन व्यवस्था उसे कहते हैं जहां व्यापारी बुनकर को कच्चा माल देता है और व्यापारी बुनकर से तैयार माल प्राप्त करता है, उस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है जीनिंग मिल से क्या तात्पर्य है? जीनिंग मिल से तात्पर्य क्या है? जीनिंग मिल से तात्पर्य है वैसी फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं उसे कहा जाता है जीनिंग मिल। जीनिंग मिल किसे कहते हैं? जीनिंग मिल वह फैक्ट्री जहां से रुई के गोलों से बीज निकाले जाते हैं उसे जीनिंग मिल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है बुनकर सहकारी संस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? बुनकर सहकारी संस्था की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक बुनकर स्वतंत्र रूप से सूत खरीदता था। ऑप्शन नंबर बी है संस्था सामूहिक रूप से सूत प्राप्त कर उनका वितरण करती थी। ऑप्शन नंबर सी है व्यापारी ही बिक्री और वितरण नियंत्रित करते थे। ऑप्शन नंबर डी है सरकार सीधे बुनकरों को मजदूरी देती थी। तो इस सवाल का उत्तर होगा बुनकर सहकारी संस्था की प्रमुख विशेषता यह थी संस्था सामूहिक रूप से सूत प्राप्त कर उसका वितरण करती थी। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्था सामूहिक रूप से सूत प्राप्त कर उसका वितरण करती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है बाजार और समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बाजार और समानता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है बाजार व्यवस्था में सभी वर्ग समान लाभ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है केवल निर्यातकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उचित मजदूरी एवं सम्मान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है बाजार में किसानों की भूमिका नग्न होती है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उचित मजदूरी एवं समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन था बाजार और समानता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उचित मजदूरी एवं समान अवसर मिलना चाहिए, ये सत्य है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।